नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीसैट का, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2। तो उसमें हम लोगों ने मतलब 2024 से स्टार्ट किया था और पीछे की तरफ यानी 2023-22 से लेकर के 2017 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अभी हम लोग 2016 का कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि वीडियो जो है ना काफी लंबा हो जा रहा है, तो 2016 वाला जो वीडियो है इसको हम लोगों ने मतलब 4 पार्ट में बांटा है। ठीक, तो 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है, बचे हुए जो 8-10 क्वेश्चन है उसको हम लोग इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला है कि 4 डिजिट numbers are to be formed using the digits 1, 2, 3 and 4. None of these 4 digits are repeated in any manner. Further, ठीक है, कह रहा है कि 1, 2, 3 और 4 डिजिट लेना है और इन चारों को लेकर के एक 4 अंक का संख्या बनाना है, यानी 4 डिजिट का नंबर बनाना है। और शर्त यह है कि इन चारों अंकों में से किसी एक की भी किसी भी तरह से पुनरावृत्ति नहीं करनी है, यानी दोबारा नहीं लिखना है। ठीक, यानी रिपीटेड नंबर नहीं लिखना है। ठीक, उसके बाद इस कंडीशन को भी हमें फॉलो करना है। तो चलिए इस कंडीशन को फॉलो करते हुए बहुत ही केयरफुल तरीके से, यानी बहुत ही केयरफुली आपको इस इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा। थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ तो उत्तर बदल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है 2 और 3 एक दूसरे के एकदम आगे पीछे नहीं हो सकते, यानी अगर यहां पर 2 है तो एकदम जस्ट यहां 3 नहीं हो सकता है। ठीक, ये कंडीशन है। तो यहां हम लोग लिख के इसको काट देते हैं। ना ही ये हो सकता है और ना ही ये हो सकता है, ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है पहला स्टेटमेंट के हिसाब से। कह रहा है 2 और 3 एक दूसरे के एकदम आगे पीछे नहीं हो सकते, तो एकदम से आगे पीछे नहीं होगा। चलिए 3 और 3 एक के एकदम पीछे नहीं हो सकता। 3 जो है ना एक के एकदम पीछे, ठीक है। 3 एक के एकदम पीछे, अगर एक यहां लिखते हैं तो इसके एकदम पीछे 3, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, एकदम पीछे नहीं हो सकता, बाकी और ज्यादा पीछे हो सकता है, यानी बीच में कोई एक और डिजिट आ गया तो पीछे हो सकता है। 4 अंतिम स्थान पर नहीं आ सकता और लास्ट पोजीशन पर 4 नहीं आ सकता। अगर ये 4 नंबर है तो यहां पर 4 नहीं आ सकता। तो क्या क्या नहीं हो सकता उसको हम लोगों ने पहले ही लिख के काट दिया। एक प्रथम स्थान पर नहीं आ सकता, चलिए यहां पर एक नहीं आ सकता। अगर यहां एक नहीं आ सकता तो बाकी और क्या क्या आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं और 4 आ सकते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग सबसे पहला संख्या 2 से लिखना स्टार्ट करें तो हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक, 2 के तुरंत बाद 3 नहीं आएगा, ये यहाँ पर बोला है। तो 2 के तुरंत बाद 3 नहीं, हम लोग बीच में 1 डाल देते हैं, फिर 3 लिखते हैं। ठीक, और 4 यहाँ नहीं आ सकता तो 3, तो 4 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक, तो ये बन गया 2 के साथ पहला संख्या। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 अगर हम एक बार और यहाँ लिखते हैं और बन सकता है क्या नंबर? 2 के तुरंत बाद 3 नहीं आ सकता, तो तुरंत बाद 3 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन एक 4 में से कोई आ सकता है ना। तो एक पहले लिखे हैं तो अब की बार 4 यहाँ लिख दीजिए, एक यहाँ लिखिए, फिर 3 यहाँ लिखिए। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा एक और क्या हो सकता है? दूसरा एक और ये हो सकता है कि 2 यहाँ लिख दें, 4, 2 के तुरंत बाद 3 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर और 3 के तुरंत बाद 2 भी नहीं आ सकता, तो खैर वो तो 3 के वाले में देखेंगे। 1 के तुरंत बाद 3 भी नहीं आ सकता, तो ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो गया भाई। 1 के तुरंत बाद 3 भी तो नहीं हो सकता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग 1 लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, यहाँ 3 भी नहीं आ सकता, तो अगर यहाँ 4 लिखेंगे तो फिर यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, यानी यही 2 पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये बोला है ना कि 1 के तुरंत बाद 3 भी नहीं आ सकता, यानी वो जो पहले केस बनाए थे हम लोगों ने वो गलत था। तो यही 2 के साथ केवल अगर 2 को हम लोग यहाँ रखते हैं तो केवल ये 2 नंबर पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, अब आइए 3 को रखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ 3 को रखेंगे तो 3 को रखेंगे तो 3 के तुरंत बाद 2 नहीं हो सकता, 3 के तुरंत बाद 2 नहीं हो सकता, लेकिन 1 हो सकता है। यहाँ उल्टा नहीं बोला है, 1 के तुरंत बाद 3 नहीं हो सकता, लेकिन 3 के तुरंत बाद 1 हो सकता है, तो 1 हम लोग लिख देते हैं। अब तो 2 लिख ही सकते हैं और बचा क्या? 4, और 4 यहाँ नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे भी नहीं लिख पाएंगे, यानी 1 यहाँ लिख देंगे तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, फिर 1 3 लिखिए, 3 के तुरंत बाद 2 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता तो 4 तो आ सकता है ना, 4 लिखिए, 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए। ठीक है, अब की बार क्या हो सकता है? फिर एक बार 3 लिखेंगे, 3 के तुरंत बाद 2 नहीं आ सकता,
लेकिन 4 और 1 में से कोई तो एक आ सकता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिख दिया है, यहाँ 4 लिख दिया है, अब क्या फिर से अगर 1 लिखें तो 4 उधर चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग 4 ही लिख सकते हैं, फिर यहाँ 2 लिख सकते हैं और इधर 1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो 3 2 5 हो गए। अब एक 4 यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर तो हो सकता है। तो 4 को अगर यहाँ लिख देते हैं, ठीक, 4 को अगर यहाँ लिख देते हैं, तो अब की बार क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 के बाद यहाँ लिखने के बाद अगर यहाँ 2 लिख देते हैं तो यहाँ 3 नहीं आ सकता है, यहाँ 1 आ सकता है और यहाँ 3 आ सकता है ना। और कोई पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 4 को अगर यहाँ रखते हैं और 3 यहाँ रखते हैं, 4 के बाद 4 को अगर यहाँ रखते हैं तो 3 यहाँ रखते हैं, फिर 1 यहाँ रखते हैं और 2 यहाँ रखते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला है 1 के तुरंत बाद 3 नहीं हो सकता, यानी ये भी नहीं हो पाया, ये भी हमारा गलत लिखा गया, यानी केवल एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है, ठीक। तो 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 1 4 और 2 6, यानी टोटल 6 संख्या हम लोग बना पाएंगे इन सभी कंडीशन को फॉलो करते हुए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 6, ठीक। देखिए हम लोगों ने ये भी बनाया था, लेकिन ये कहाँ से गलत हो गया, यहाँ से, इस सिचुएशन से। ये बोला है कि ये वाला ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता, 1 के तुरंत बाद 3 नहीं हो सकता, इसलिए ये कट गया, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं जब हम लोग 4 को यहाँ रख रहे हैं, है ना। तो टोटल संख्या 6 पॉसिबल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, a cylindrical overhead tank of radius 2 meter and height 7 meter is to be filled from an underground tank of size 5.5 meter into 4 meter into 6 meter. How much portion of the underground tank is still filled with water after filling the overhead tank completely? अब देखिए इसको हिंदी में पढ़ देते हैं, हिंदी में पढ़ने के बाद कह रहा है एक बेलनाकार ओवरहेड टंकी को उसकी त्रिज्या यानी 2, देखिए एक सिलेंड्रिकल वेसल है और एक हमारे पास क्यूबाइडल वेसल है। एक क्या है, क्यूबाइडल वेसल है। बोला माप वाली किसी भूमिगत टंकी के जल से भरा जाना है, ठीक। यानी कि एक जो है ना ये भूमिगत है, जो क्यूबाइडल शेप में हमारे पास टैंक है, ये भूमिगत है, जमीन के अंदर है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसका लंबाई चौड़ाई और हाइट तीनों दिया हुआ है। आपको पता है इसका जो पानी इसमें भरा हुआ है, पानी के लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का, एल बी इंटू एच, यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर लेंथ है 5.5, यानी इसका टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं पहले कि इसमें पानी कितना रहा होगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए और फिर 6 से, ठीक। तो ये डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 10 हो गया। अब 10 को अगर हम लोग काट दें, 10 को 2 से काट देते हैं तो ये 5 बार में चला जाएगा, 2 से ये 2 बार में चला जाएगा, ये 5 से 11 बार में चला जाएगा। तो 11 और ये 6 दूना 12, 11 गुना 12 11 बार 32, यानी 132 मीटर क्यूब इतना पानी इसमें है, ठीक। यानी जो अंडरग्राउंड टैंक है हमारे पास क्यूबेल शेप का, उसमें टोटल पानी हमारे पास 132 मीटर क्यूब हमारे पास पानी है। अब इस पानी से हमें इस बेलना आकार को, यानी ये जो ओवरहेड टैंक, यानी ऊपर में जो टैंक रखा हुआ है सिलेंड्रिकल शेप का, या कहें इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप का अगर रखा हुआ है, तो इसमें कितना पानी हम भर पाएंगे, ठीक। ओवरहेड टंकी को पूरा भर देने के बाद भूमिगत टंकी का कितना भाग पानी भरा रहेगा, यानी इसमें कितना भाग पानी और बच गया है, कितना पानी बचा है ये नहीं बोला, कितना भाग बचा है ना। तो कितना भाग है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कितना पानी हम लोग भरे होंगे। तो ये जो सर्कल है इसका जो वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू इसका आर दिया हुआ है रेडियस कितना है भाई, रेडियस 2 मीटर है, इंटू 2 इंटू फिर से 2 होगा क्योंकि आर स्क्वायर होता है ना, वॉल्यूम निकालना है ना, एल बी और एच, हाँ ठीक है, इंटू हाइट 7 मीटर, ये हो गया 7, ठीक। चलिए तो अब इसको हम लोग 7 से, ये 7 कट गया। अब यहाँ कितना बचा, 2 दूना 4 और इधर 22, तो 22 गुना 4 कितना हो गया 88, 88, यानी 88 मीटर क्यूब ये हमारे पास आ गया इसका वॉल्यूम। तो इसमें से पानी अगर हमें इसमें भरना है, ये टोटल 132 मीटर क्यूब पानी है और इसमें पानी चला जाएगा 88 मीटर क्यूब। तो इसमें बचा कितना, अब इसमें से 88 घटा दीजिए तो 12 इधर 32 इधर, 32 और 12 44, 32 10 42 और 2 44, यानी 44 बचा। अब यहाँ 44 वो नहीं पूछा कि कितना बचा, बोला कितना भाग बचा। तो किसका देखना है, इसका देखना है। इसको 32 से 132 से भाग कर दीजिए, यही तो हुआ भाग। देखिए कितना भाग बचा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए। ये कट जाएगा क्या, ये कट जाएगा, 11 चौको 44
और 11 का 11, 2, 11 दूना 22, 4/12 फिर से कट जाएगा ये 4 से, 4 1 का 4, 4 3 12 यानी 1/3, तो 1/3 भाग बच जाएगा भाई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, मतलब आसान तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें। बाकी ये है कि क्लास 10th में अगर आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा होगा तो आपके लिए आसान होगा ये क्वेश्चन। सिलेंडर और क्यूबाइड का आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था, फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स, एक यानी 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से 2 गुनी संख्या में है, कहने का मतलब जितना लड़का है उससे 2 गुना लड़की है। अगर हम लोग देखें कि बॉयज और इधर गर्ल्स, तो कह रहा है कि जितना बॉयज है उसका 2 गुना गर्ल्स है, यानी G इक्वल्स टू 2B है, 2 टाइम्स B। अब बोला है ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। कमल अ बॉय रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप, टॉप से 17वां रैंक पर है। ठीक है, तो टॉप से 1 2 से लेकर के अगर हम लोग जाएं तो 17वां पर, 17 नंबर पर कौन बैठा है? कमल। 17 नंबर पर बोला है कि कमल बैठा है। चलिए 17 नंबर पर कमल बैठा है। अब अगर ये 17 नंबर पर बैठा है, बोला है इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, कमल से ऊपर अगर 9 लड़का है, कमल से ऊपर अगर 9 लड़का है। अब बताइए कमल से ऊपर, कमल के आगे, या कमल के, अगर कमल का रैंक 17वां है तो कमल से आगे कितना लड़का रहा होगा, या कितना स्टूडेंट रहा होगा टोटल स्टूडेंट। अगर ये 17वां रैंक है तो कमल से ऊपर टोटल 16 स्टूडेंट होंगे। अब 16 स्टूडेंट में बोला है कि 9 आर गर्ल्स, अगर 9, 16 में अगर 9 लड़की है, 9 अगर गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे? 9 9 7 16 यानी 7 होंगे बॉयज, 7 बॉयज होंगे, 7 बॉयज होंगे। यहां से इतना हम लोगों ने डिड्यूस किया इंफॉर्मेशन को। अब बोला है द नंबर ऑफ बॉयज इज इन रैंक आफ्टर हिम, तो कमल के बाद रैंक में कितने लड़के हैं? कमल के बाद कितने लड़के हैं भाई? कमल के बाद कितने लड़के हैं? तो आइए देखिए, कमल के बाद यानी नीचे, तो अगर हम लोग देखें, या कमल के बाद कितने लड़के हैं, ठीक है, रैंक में कितने लड़के हैं, तो कमल के बाद हमें देखना है आफ्टर हिम, है ना। तो 7 इधर ये हो गया, और इधर एक ये कमल भी तो होगा ना। अगर हम लोगों को इसके नीचे देखना है, तो अगर ये 7 ऊपर हो गया तो एक ये कमल ऑलरेडी खुद है, तो 8 हो गया। 8 अगर टोटल ऊपर हो गए, यानी कमल को लगा करके इधर अगर 8 हो गए, तो इसके बाद कितने होंगे, है ना। तो टोटल 60 विद्यार्थी था, और 60 में बॉयज जितना है उसका 2 गुना गर्ल्स है। ठीक, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, 2B + B इक्वल्स टू 60 है, तो 3B इक्वल्स टू 60, यानी B इक्वल्स टू 20 आ गया। तो G जो है गर्ल्स कितना हो गया? 40। अब बताइए बॉयज टोटल 20 ही था, 20 में से 8 ऊपर ही हो गया, तो उसके बाद कितना होगा? 12, 20 - 8 12, यानी कि 12 लड़के जो है ना उसके नीचे होंगे। तो उत्तर क्या हो गया इसका? ऑप्शन बी। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो गया 12। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी वॉक अराउंड अ सर्कुलर पार्क, दे स्टार्ट 8 AM। ए और बी पैदल चलते हुए वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाते हैं, और वे दोनों प्रातः 8 बजे शुरू किए थे। ठीक है, प्रातः 8 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किए थे। अगर ये सर्कुलर ट्रैक है और इस पर ए और बी, मान लेते हैं ए और बी किसी एक बिंदु से, ये एक बिंदु है, यहां से ए इधर की तरफ चलना शुरू किया और बी इधर की तरफ चलना शुरू किया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और 8 बजे शुरू किया था, 8 AM पर ये शुरू किया था चलना। ठीक, अब बोल रहा है कि ए और बी की चाल क्रमशः 2 चक्कर प्रति घंटा व 3 चक्कर प्रति घंटा है। कहने का मतलब ए जो है ना 1 घंटा में 2 राउंड लगाता है, और बी जो है 1 घंटा में 3 राउंड लगाता है। यही उसका स्पीड है, प्रति घंटा है तो स्पीड हो गया, है ना। स्पीड क्या होता है? पर यूनिट टाइम में कितना दूरी चलता है वही उसका स्पीड होता है। तो पर यूनिट मतलब या तो प्रति मिनट हो, या पर सेकंड हो, या पर आवर हो। ठीक, अब प्रातः 8 बजे तथा 9:30 बजे से पूर्व वो कितनी बार एक दूसरे के सामने गुजरेंगे? देखिए, तो यानी 1.5 घंटा में कितनी बार से गुजरेंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक काम करते हैं, रिलेटिव स्पीड से इसको सॉल्व करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड आपको पहले भी एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें क्या करते हैं, किसी एक को रेस्ट पर डाल देते हैं। मान के चलिए अगर हमने ए को रेस्ट पर डाल दिया, ए को अगर रेस्ट पर डाल दिया, ठीक, और इसका स्पीड छीन करके इसको दे देते हैं बी को, तो बी पहले 3 राउंड लगाता था और ए जो है 2 राउंड लगाता था, लेकिन इसको बोल दिया कि बैठो तुम, और इसका स्पीड भी इसको दे दिया, तो 2 3 5 हो गया, यानी बी अब 5 के स्पीड से दौड़ेगा, और ये रेस्ट पर बैठा है, तो ये 5 राउंड मार देगा एक बार में, है ना, यानी 1 घंटे में 5 राउंड मार देगा। तो 1 घंटा में ये 5 बार बी से मिला होगा कि नहीं? 5 बार बी से मिला होगा, है ना।
तो 5 बार बी से मिला होगा 1 घंटे में, आधे घंटे में और यानी आधे घंटे में और ये 2.5 चक्कर लगा पाएगा, यानी 1 चक्कर, दूसरा चक्कर, यानी 5 बार इधर 1 घंटे में मिल चुका था, अगला आधा घंटे में 2 चक्कर पूरा मारा तो 2 बार और मिल गया, यानी 7 बार मिल लिया। अब जो चक्कर मारेगा वो तो आधा चक्कर पे ही रुक जाएगा, तभी 9:30 बज जाएगा, यानी 9:30 बजे तक में वो तो यहीं पहुंचा होगा। तो देखिए यहीं से उत्तर निकल गया 7 बार, यहीं से उत्तर क्या निकल गया कि 7 बार, यानी 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक में ए और बी 7 बार एक दूसरे को मिले होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है W can do 25% of her work in 30 days. W can do 25% of work in 30 days. तो W can do 25% of work in 30 days. W जो है किसी काम को 25% जो है ना 30 दिन में करता है, ठीक। 25% मतलब 1/4 वर्क करता है। W जो है 25% काम करता है 30 दिन में, 25% काम 3 दिन में करता है, यानी W जो है 1/4 ऑफ वर्क करता है, वो कितना दिन में करता है 30 दिन में। या हम कहें कि 25% अगर 30 दिन में करता है तो 100% काम करने में कितना दिन लगेगा। 25% काम को करने में 30 दिन लगता है, तो 100% यानी 25 चौको 100, तो 30 चौको 120, यानी 120 दिन लगेगा। यानी W को 100 यानी पूरा काम करने में 120 दिन लगता है। अब कह रहा है जो X है, X कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज, और जो X है, X जो है वो 1/4 काम करता है 10 डेज में, 1/4 काम यानी वही 25% काम 10 डेज में करता है, तो 100% काम करने में कितना दिन लगेगा, 25 चौको 100, तो 10 चौको 40, यानी 40 दिन लगेगा। X को जो है 40 दिन लग रहा है। अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन से डिड्यूस कर रहे हैं, क्या आता है देखते हैं। और उसके बाद बोला है कि Y कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 40 डेज। अब Y जो है 40% वर्क, Y 40% वर्क 40 डेज में करता है, तो 100% वर्क कितना दिन में करेगा, 100 दिन में। 40% वर्क 40 डेज में करता है, तो 100% वर्क जो है 100 डेज में करेगा। अब अगला देखिए, अगला बोला है Z कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 13 डेज। 1/3 मतलब 33.33%, 33.33% वर्क अगर ये काम करता है 13 दिन में, तो 100% करने में कितना, इसको 3 गुना करते हैं तो 13 को भी 3 गुना कर देंगे, यानी 39, 13 गुना 3 कितना हो जाएगा 39। ये हो गया 39 डेज। ये किसका है, Z का। अब सबका दिन हमारे पास आ गया है कि किसको कितना टाइम लग रहा है करने में, ये Z का है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, बोला हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, कौन सबसे पहले काम को कर रहा है। देखिए पूरा काम करने में सबके पास, हमारे पास सबका दिन है कि W को लग रहा है 120 दिन, X को लग रहा है 40 दिन, Y को लग रहा है 100 दिन, Z को लग रहा है 39 दिन, यानी 39 डेज। तो सबसे कम किसको लग रहा है, Z को, 39 डेज। यही पूछा था आपको कि सबसे पहले वर्क कौन कंप्लीट करेगा, तो Z करेगा। Z 39 ही दिन में फिनिश कर दे रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है अगला भी, 76 नंबर ये भी था ना, 76 ये भी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज 10,000। एक परिवार जिसमें 5 सदस्य है, उसका एवरेज इनकम जो है या एवरेज जो सैलरी है पूरे फैमिली का 5 मेंबर का, वो 10,000 रुपए है। अगर एवरेज 10,000 है 5 लोगों का, तो यानी टोटल सम कितना होगा, 10,000 गुना 5 यानी 50,000, यानी 50,000 रुपया 5 लोग मिलकर कमा रहे हैं, तभी तो 5 का जो एवरेज है वो 5,000 आ गया। अब बोला है व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन द सेम फैमिली इफ द इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीज्ड बाय 1,20,000 पर ईयर। 1,20,000 रुपया अगर प्रति वर्ष बढ़ जाता है किसी एक व्यक्ति का, अब एक व्यक्ति का 1,20,000 अगर बढ़ जाता है, 1,20,000 अगर बढ़ जाता है किसी व्यक्ति का एक साल में अगर 1,20,000 बढ़ जाता है, तो एक महीने में कितना बढ़ेगा, एक महीने में भाई 1,20,000 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 10,000 आएगा, यानी एक महीने में 10,000 बढ़ गया, एक महीने में 10,000 बढ़ गया। अब अगर एक महीने में 10,000 बढ़ गया, ठीक, अभी पहले कितना था, पहले एक महीने में 50,000 टोटल था, 10,000 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा, यानी टोटल अब हो गया 60,000। तो इसका एवरेज निकालना है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी एवरेज कितना आ जाएगा 12,000। अब जो एवरेज आ गया उस परिवार का कितना आ गया 12,000 रुपया, तो ए इसका करेक्ट आंसर है 12,000। ठीक, इसको एक तरीके से और देख सकते थे कि अगर महीने में 10,000 बढ़ा है और एवरेज हमें निकालना है 5 व्यक्ति में, तो अगर उस 10,000 को 5 व्यक्ति में डिवाइड ही तो करना होता है, 5 से टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति से डिवाइड ही तो करना होता है एवरेज में। अगर एवरेज में हमें 5 से डिवाइड करना है तो इस 10,000 को अलग से डिवाइड करेंगे तो 2,000 तो बढ़ेगा,
तो पहले अगर एवरेज 10 था, 2000 और बढ़ गया तो 12000, ये ऐसे भी कर सकते थे इस सवाल को। तो इसका उत्तर आ गया हमें 12000। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी दौड़ में एक प्रतियोगी को 6 सेब एकत्र करने हैं, ठीक। इन अ रेस a competitor has to collect 6 apples which are kept in a straight line on a track and a bucket is placed at the beginning of the track which is a starting point. The condition is that the competitor can pick only one apple at a time, run back with it and drop it in the bucket. If he has to drop all the apples in the bucket, how much total distance he has to run if the bucket is 5 meters from the first apple and all the apples are placed 3 meters apart. देखिए हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। कह रहा है किसी दौड़ में एक प्रतियोगी को 6 सेब एकत्र करने हैं और ये सेब सरल रेखा पर, ऐसे देखिए एक सरल रेखा हम लोग बना लेते हैं और यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बकेट रखा है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर रखा है। अगर यहाँ पर हमारे पास बकेट रखा है, ठीक, और बकेट से पहला सेब जो है ना वो 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर पहला सेब, ये पहला सेब है। अगर हम लोग बोले इसको एप्पल 1 A1, ये 5 मीटर की दूरी पर है। तो बाकी और सेबों के बीच में 3-3 मीटर का गैप है, यानी 3-3 मीटर पर रखा हुआ है। ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। 6 एप्पल थे ना टोटल, 6 एप्पल थे, ठीक है। ये A5 है, ये हमारा A6 हो जाएगा, यही रखा है। और इन सब के बीच में 3-3 मीटर का गैप है। बोला तीन बाकी के सेब जो है ना वो 3-3 मीटर पर रखे हैं। पहला सेब बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर था, ठीक। अब बोला है वो जो कंपटीटर है उसको जाना है, ठीक। शर्त ये है कि एक बार में एक ही एप्पल उठा के लाके रखेगा, ठीक, और फिर दौड़ेगा, फिर जाएगा दूसरा एप्पल उठा के लाके रखेगा। कुल मिला के आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टोटल कितना डिस्टेंस उसको दौड़ना पड़ेगा सभी एप्पल को अगर उस बकेट में वो उठा लेता है तो, यानी सबको एकत्र करना है, उसको बाल्टी में डालना है। तो अब देखिए पहला सेब जब वो उठाने जाएगा तो बताइए, सबसे पहले यहाँ से दौड़ लगाएगा, वो 5 मीटर गया, पहला सेब उठाया, वापस आया, बकेट में रखा, यानी पहली बार दौड़ में वो 5 मीटर प्लस 5 मीटर यानी 10 मीटर गया, 10 मीटर। अब की बार फिर यहाँ से दौड़ना शुरू किया, दूसरा सेब के पास गया तो 5 मीटर ये दौड़ा प्लस 3 मीटर ये, तो 5-3 8 मीटर दौड़ा, फिर वापस आया 8 मीटर इस बकेट में डाल दिया। तो अब की बार जो दौड़ा वो तो कितना दौड़ा, 8 + 8 16। फिर अब की बार फिर यहां से दौड़ना शुरू किया, तीसरे एप्पल के पास गया तो अब की बार दूरी कितना हो गया, 3 3 6 5 11, और फिर वापस आके इस बकेट में रखेगा तो 11 दूना 22 हो गया, ठीक। इसी तरह से 3 और फिर जोड़ दीजिए, 11 में 3 जोड़ दीजिएगा तो ये 14 हो जाएगा आपकी बार, 14 14 दूना 28। फिर उसके बाद यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब की बार फिर आएगा इस 5वें एप्पल के पास तो 14 3 17, 17 दूना 34 यानी 34 मीटर दौड़ाएगा। फिर आएगा अब की बार सबसे लास्ट एप्पल के पास तो 17 3 20, 20 दूना 40, यानी इतना टोटल डिस्टेंस हो गया भाई, इतना टोटल डिस्टेंस हो गया। सबको कैलकुलेट करिए, ठीक, देखिए कितना आता है। तो 40 30 70, या इस तरीके से देखें तो 40 10 50, 34 और 16 50, 28 और 22 50, 3 50 है, 150 आएंगे। 3 50 है, 3 50 को जोड़ेंगे तो 150 मीटर आ जाएगा, है ना। ये जोड़ने का आसान तरीका, क्योंकि ये मुझे दिख चुका था कि 40 और 10 50 है, इधर 16 और 34 50 है, तो इस दोनों को मैंने एक बारी ऐसे ही देख लिया कि ये हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है ना। तो ये तीनों मिला के 50 50 50 50, तो 50 + 50 + 50 150, यानी टोटल 150 मीटर इस धावक को या इस रेसर को दौड़ना पड़ेगा। 150 मीटर दौड़ने के बाद ये 6 सेब को कलेक्ट कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अ राउंड आर्चरी टारगेट ऑफ अ डायमीटर 1 मीटर इज मार्क्ड विथ 4 स्कोरिंग रीजन्स from the center outwards as red, blue, yellow and white. The radius of the red band is 0.2 meter. The width of all the remaining bands is equal. If archers throw arrows towards the target, what is the probability that the arrow fall in the red region of the archery target? देखिए आर्चरी अगर आप लोग देखे होंगे तो इस तरह का बना होता है, टारगेट जो होता है इस तरह का बना होता है, इसमें सारे कलर होते हैं। यहाँ पर कितना कलर बनाना है हम लोग को वो देख लेते हैं। देखिए तीरंदाजी की किसी वृत्ताकार प्लेट में तो टारगेट को, जिसका व्यास 1 मीटर है, टारगेट जो है जिसका व्यास पूरा यानी पूरा जो डायमीटर होगा ये वो 1 मीटर होगा, ठीक है। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कर लेते हैं, बाद में फिर मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 100 सेंटीमीटर का ये डायमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर है। अब बोला है कि अंदर से बाहर की ओर 4 रंगों में, लाल, नीला, पीला और सफेद, अंदर से बाहर 4 रंगों में, तो यानी 4 ऐसा बनाना पड़ेगा हम लोग को। ऐसा 3 हो गया हमारे पास सबसे लास्ट ही, और अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है 4 रंगों में रेड, तो यानी कि ये जो पहला होगा एक ज्यादा बन गया क्या, चलिए इस पूरा को रेड लिख देते हैं, ये रेड हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, नीला, उसके बाद यानी ये ब्लू,
उसके बाद बोला है पीला, ये वाला येलो कलर होगा, और फिर सफेद, सबसे बाहर वाला जो है वो व्हाइट है, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ बोला था, तो अंदर से बाहर की तरफ लाल, नीला, पीला और सफेद में हम लोगों ने रंग दिया। ये पूरा लाल है, ठीक है, कलर कर दे क्या, देखिए ये हमारे पास लाल कलर का है, ये पूरा लाल में है। उसके बाद वाला जो है वो ब्लू में है, ठीक, बाद वाले को एज्यूम कर लीजिए, कलर करने में टाइम लग रहा है, हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल को, ठीक। देखिए अब कह रहा है कि जो लाल बैंड की त्रिज्या है वो 0.2 मीटर है, यानी 0.2 मीटर, उसको जब आप 0.2 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.20 था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी लाल वाले का जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेड वाले का 2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर। लाल बैंड की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, बाकी बैंडों की चौड़ाई एक समान है, बाकी सबका एक समान है, ठीक, 0.2 मीटर है, बाकी सबका क्या है, सेम है। द विड्थ ऑफ ऑल द रिमेनिंग बैंड्स इज इक्वल इफ द आर्चर थ्रो एरोज टुवर्ड्स द टारगेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट एरोज फॉल इन द रेड रीजन। देखिए तो प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें पॉसिबल आउटकम्स बटा टोटल आउटकम्स को लिखना होता है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है कि इस पूरे में कहीं पर भी तीर जाके लग सकता है, इस पूरे में अगर कहीं पर भी तीर जाके लग सकता है, तो इस पूरे का जो आउटकम्स होगा इसको हम लोग पॉसिबल आउटकम्स बोलेंगे। तो पूरे का आउटकम्स क्या हो सकता है, पूरे का आउटकम्स हो सकता है इस पूरे का एरिया, तो इस पूरे का एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, सर्कल है ये, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, ठीक, और आर स्क्वायर, आर चूंकि पूरा डायमीटर 100 है तो आर कितना हो जाएगा 50, 50 गुणा 50, ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी इसको हम लोग रखेंगे नीचे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे रखते हैं, ऊपर में लगते हैं फेवरेबल। अब फेवरेबल वाले का निकालना है, तो फेवरेबल क्या है, रेड, क्योंकि ये पूछा है हमसे रेड कलर में फॉल होने का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो फेवरेबल क्या है, रेड, तो रेड जो है ना इतना दूरी में रेड है हमारे पास, तो इतना दूर का हम लोग एरिया को हम लोग फेवरेबल आउटकम मानेंगे, तो इतना दूर का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो रेड रीजन का जो रेडियस है वो देखिए 0.2 मीटर है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसका जो एरिया हो जाएगा 22/7 गुणा 0.2 इंटू 0.2 कह लें, या इसको सेंटीमीटर में हम लोगों ने लिखा है तो इसको भी लिख देते हैं 20 इंटू 20, ठीक है, 20 इंटू 20, 0.2 0 इंटू 100 है ना, तो 20 इंटू 20, ठीक है। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, तो ये जो है 22/7 से 22/7 तो पूरा पूरा कट गया, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, अब यहाँ क्या हो गया, 2 दूना 4 और 5 25, यानी 4/25, 4/25, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यही प्रोबेबिलिटी है। अच्छा उत्तर जो है ना पॉइंट में लिखा है, तो इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए, 25 से 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, डेसिमल डाल के 0 डालें, तो ये हो गया 40, 40 हो गया, 40 हो गया, तो 25 से 1 25, बच गया 15, 15 पे एक और 0 आ जाएगा, तो 25 छक्के यानी 0.16, तो 0.16 किस में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर है ना, तो सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर 2016 का डिस्कशन। देखिए इसमें बोल रहा है, अ पर्सन अलाउज 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्क प्राइस ऑफ अ टॉय एंड स्टिल ही मेक्स 10% गेन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय व्हिच इज मार्क्ड 770। कोई व्यक्ति किसी खिलौने पर, देखिए किसी खिलौने पर वो प्राइस मार्क कर देता है कितना, 10% बढ़ा के, ठीक, यानी प्राइस मार्क कर देता है, और यहाँ पर लिखा है जिसकी अंकित कीमत कितना है 770, यानी प्राइस जो है ना एमआरपी, एमआरपी कितना लिखा है इस पे 770, एमआरपी 770 लिखा है, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया और फिर भी 10% वो गेन कर लेता है, ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं, अगर ये एमआरपी है और एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट देता है, यानी 770 पे 10% का डिस्काउंट देता है, 770 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 77, देखिए निकाल लेते हैं, ये जीरो खत्म, तो कितना हो गया 77, ये हो गया 77। अब 770 में से 77 को घटाइए, यानी हो गया 70, इधर चला जाएगा 7 और जाना है तो 93, 693, यानी 693 जो है ना उस पर यह सेल किया है, और इतना पे सेल करने पर उसको 10% का गेन हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो मान लेते हैं अगर कॉस्ट प्राइस x रहा होगा, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं सीपी को अगर x मान लेते हैं, तो सीपी अगर x रहा होगा तो x का 110% ही तो है, क्योंकि इस पर 10% गेन होने के बाद इतना आया है इसका, है ना सेलिंग प्राइस, तो अगर सीपी पर 10% का गेन होने पर
इसका सेलिंग प्राइस आ गया है 693, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ना इसका 110% है, तो इसका यानी 110% ऑफ एक्स 110% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 693। तो यहाँ से x आ जाएगा, परसेंट हटा दीजिए, और नीचे क्या लिख दीजिए 100। तो यहाँ से x आ जाएगा 693 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110। अब यहाँ से ये 0 कट जाएगा और इधर बच गया 693, ये 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 11 छक्के 66, यहाँ बचा 3, 3 पे 3 उतरा 33, तो 11 तिया 33, 63 और इंटू 10 6030 नहीं 630, मतलब 630 इसका उत्तर है, ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है। तो कुल मिला के इसका सीपी कितना आ गया 630 रुपए में खरीदा होगा, 693 रुपया में बेचा होगा, तो उसको 10% का लाभ हुआ, और अंकित किया उसने 770, जो कि 10% इससे भी अधिक है, यानी इस पे 10% का डिस्काउंट दिया तो इतना में बेचा, और खरीदा होगा 630 में, तभी जाकर के उसको 10% का प्रॉफिट हुआ आफ्टर गिविंग द 10% डिस्काउंट। चलिए, तो 2016 का डिस्कशन होता है पूरा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, या तो 2015 के डिस्कशन के साथ, या फिर सीसैट का किसी एक चैप्टर का, जो हमारे मैथ का सिलेबस में उसके किसी एक चैप्टर का क्लास के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।